So hello guys, it's me Deepak here and I welcome you on Deep Explain. आई एम सॉरी कि मैं बहुत समय के बाद इस चैनल पे वापस आया हूँ। इस बीच में अपने कुछ पेंडिंग वर्क को पूरा कर रहा था और अब मैंने उन्हें खत्म भी कर लिया। तो अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहूं और आप लोगों को नया नया कंटेंट देता रहूं। जो कि अब मैं इस चैनल पे वापस आ गया हूँ, तो आज हम आपको सुनाएंगे जॉन वेन गेसी की कहानी। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये जॉन वेन गेसी आखिर है कौन। फिक्र मत करो, कहानी के एंड होने तक आप जॉन वेन गेसी के बारे में हर एक चीज जान जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो भाई कान पे हेडफोन लगा लो और चल पड़ो मेरे साथ इस कहानी की गहराई पे। जॉन वेन गेसी एक अमेरिकन नागरिक था और इसी अमेरिकन नागरिक ने एक दिन पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। जब अमेरिका के लोगों को यह पता चला कि एक ऐसा इंसान जो कि लोगों के बीच एक नॉर्मल लाइफ जीता है, उसने अभी तक लगभग 33 लोगों का कत्ल कर दिया है, जिनमें से कुछ लड़के थे और कुछ आदमी। ये सच में अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है कि कैसे एक इंसान 33 लोगों का कत्ल करके लोगों के बीच आराम से रह सकता है। क्या जिन लोगों का कत्ल हुआ, क्या उनकी कोई फैमिली नहीं थी या उनकी फैमिली ने कभी उनको ढूंढने की कोशिश ही नहीं की? आखिर क्यों जॉन वेन गेसी ने 33 लोगों का मर्डर किया, और मर्डर किया भी तो सिर्फ मर्दों का? क्या जॉन वेन गेसी सिर्फ लोगों को ऐसे ही मार देता था या उसके पीछे उसकी कोई वजह भी थी? कहते हैं कि जॉन वेन गेसी अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक साइको किलर था, उसका जैसा कोई भी नहीं। क्या सच में? तो अगर ऐसा है तो फिर जेफरी डामर कौन था? जेफरी डामर और जॉन वेन गेसी, इन दोनों की कहानी आपस में थोड़ी सी लिंक है। और जैसे हम जेफरी डामर को समझने के लिए उसके बचपन में गए थे, तो बिल्कुल वैसे ही हमें जॉन वेन गेसी के बचपन में जाना होगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जॉन वेन गेसी का ये राज लोगों के सामने आया कैसे। इलिनॉय, यूएसए, दिसंबर 1978। जॉन गेसी एक फार्मेसी स्टोर में आता है जिसका नाम निसान फार्मेसी है, और यहाँ पे जॉन अपने किसी काम के सिलसिले से आया है। एक्चुअली यहाँ का जो ओनर है वो अपने स्टोर पे रीमॉडलिंग करना चाहता है। जॉन गेसी की अपनी एक जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इस शहर में उसका अपना काफी अच्छा नाम भी है, और अपने काम की इसी डील को पूरा करने के लिए जॉन वहाँ पे आ रखा है। और इसी स्टोर पे एक लड़का भी काम करता है जो कि सिर्फ अभी 15 साल का है, जिसका नाम होता है रॉबर्ट पीच। रॉबर्ट एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अपने माता पिता का कहना मानता है, वो पढ़ाई में अच्छा है और पढ़ाई के साथ साथ वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है ताकि वो अपने खुद के खर्चे या अपनी पढ़ाई के खर्चे चला सके। और ऐसे ही वहाँ पे जॉन और रॉबर्ट के बीच में बात शुरू होती है, जहाँ पे जॉन रॉबर्ट को ये बताता है कि उसकी फर्म नए नए यंग लड़कों को हायर कर रही है, जहाँ पे वो उन लड़कों को पर घंटे के $5 के हिसाब से पे करते हैं। और वाकई में अगर ये देखा जाए तो ये सच में बहुत ही अच्छा ऑफर है, क्योंकि रॉबर्ट जितना इस फार्मेसी में वर्क करके अर्न करता है, ये बिल्कुल उसका डबल है। और फिर रॉबर्ट से ये सारी बातें करने के बाद जॉन वहां से चला जाता है। इसके बाद शाम हो जाती है और रॉबर्ट की माँ आज रॉबर्ट को लेने के लिए स्टोर में आती है। आज माँ का बर्थडे है। माँ चाहती है कि रॉबर्ट आज फटाफट उनके साथ घर चले और घर जाके वो पूरी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। ये लगभग रात के 9 बजने वाले थे। रॉबर्ट अपनी मॉम को वेट करने को कहता है। वो बताता है कि माँ एक कंस्ट्रक्टर है जो कि मुझे जॉब पे रखना चाहता है और बस इसी वजह से मुझे उसको भी मिलने जाना होगा। आप बस मेरा थोड़ा सा वेट कर लो, मैं वहां से बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। और अपनी मॉम को ये बताने के बाद रॉबर्ट ठीक 9 बजे वहां से निकल जाता है। लेकिन किसको क्या ही पता था, रॉबर्ट की यह मुलाकात उसकी माँ के साथ उसकी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद रॉबर्ट कभी वापस आया ही नहीं। माँ बेचारी रॉबर्ट का इंतजार करती रह गई, और यही इंतजार कब चिंता में बदला और कब चिंता से डर में बदला कुछ पता ही नहीं चला। जो कि अभी बहुत लेट हो चुका है और रॉबर्ट अभी तक वापस नहीं आया है, तो माँ के साथ साथ रॉबर्ट का पूरा परिवार भी टेंशन में जाता है। और इसके बाद वो डेंस प्लेन्स की पुलिस स्टेशन में रॉबर्ट के मिसिंग होने की कंप्लेन दर्ज करा देते हैं। 12 दिसंबर 1978। पुलिस भी रॉबर्ट के मिसिंग होने की कंप्लेन पे काम करना शुरू कर देती है, और इस केस को सुलझाने के लिए लेफ्टिनेंट जोसेफ कोजेंजैक सामने आते हैं। लेफ्टिनेंट जोसेफ का लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में रॉबर्ट पढ़ता था। लेफ्टिनेंट जोसेफ ने रॉबर्ट की माँ से बात करी। अक्सर बच्चे घर से भाग जाया करते हैं, लेकिन रॉबर्ट का केस ऐसा नहीं था। रॉबर्ट एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था। वो एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था। तो ये कहना कि रॉबर्ट भी औरों की तरह घर से भाग गया है, ये बहुत गलत होता। पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने सही समय पे सही कदम उठाने शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट को ढूंढने के लिए उसी फार्मेसी में गए जिस फार्मेसी में रॉबर्ट काम करता था, और वहां जाके उन्हें वहां के ओनर से यह पता चला कि सबसे लास्ट टाइम जब उन्होंने रॉबर्ट को देखा तो उन्होंने रॉबर्ट को जॉन गेसी के साथ बात करते हुए देखा था।
जैसा कि रॉबर्ट की माँ ने उन्हें ये बताया ही था कि रॉबर्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलने गया है, तो ये पूरी संभावना बनती है कि रॉबर्ट शायद जॉन गेसी के पास ही गया हो। इसके बाद पुलिस ने जॉन गेसी के बैकग्राउंड के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया, और जैसे ही पुलिस ने जॉन गेसी के इतिहास के पन्नों को खोलना शुरू किया, वैसे ही उसकी काली करतूत पुलिस के सामने आने लगी। जॉन वेन गेसी पे क्रिमिनल चार्जेस थे। उस बंदे पे बैटरी चार्ज का भी केस लगा हुआ था, और एक इंसान पे बैटरी चार्ज का केस तब लगता है जब वो इंसान किसी को जान से तो नहीं मारता, बट हाँ, वो उसको बहुत ही गहरी यातना देता है, जिसका मतलब ये है कि वो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। और गेसी पे एक केस इसलिए लगा था क्योंकि उसने शिकागो में एक 15 साल के लड़के को पहले तो बहला फुसला के दारू पिलाई, उसके बाद उसके हाथों में हथकड़ी लगाई, और फिर चाकू की नोक में उसके साथ जबरदस्ती करी। अब पुलिस के पास बहुत बड़ी वजह थी। वो तुरंत गेसी के घर जाते हैं, और वहां जाके वो लोग उससे रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं। गेसी उनसे कहता है कि हाँ, मैं फार्मेसी तो गया था और मैंने वहां पे 2 लड़के भी देखे, लेकिन उन दोनों में से मैंने किसी को भी जॉब ऑफर नहीं किया। पुलिस वाले गेसी से कहते हैं कि वो उनके साथ पुलिस स्टेशन चले, जिसके जवाब में गेसी उनसे कहता है कि अभी तो वो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता क्योंकि आज उसके अंकल जी मर गए हैं, लेकिन शाम को वो जरूर एक बार पुलिस स्टेशन आ जाएगा। तो पुलिस वाले गेसी से कहते हैं कि सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप पुलिस स्टेशन पे कब आएंगे? और इस बात पे गेसी पुलिस वालों पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ मेरे अंकल मर गए हैं और आप लोग मुझसे इस तरीके से बातें कर रहे हो। गेसी पुलिस वालों से कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा रूड हो, क्या तुम लोग किसी मरे हुए इंसान की रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते? इसके बाद पुलिस वाले भी गेसी को परेशान नहीं करते हैं और वो वापस चले जाते हैं। और सुबह 3:20 पे गेसी पुलिस स्टेशन पे आता है। इस बार गेसी मिट्टी में थोड़ा सा सना हुआ है। पुलिस वाले गेसी से पूछते हैं कि सर ये क्या है? तो गेसी उनसे कहता है कि रास्ते में आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले गेसी से सवाल करना शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में गेसी उनसे कहता है कि सर वो किसी भी रॉबर्ट को नहीं जानता और ना ही उसकी कोई रॉबर्ट से बात हुई थी। इसके बाद पुलिस वाले गेसी से कहते हैं कि तुम आखिर फार्मेसी में वापस क्यों गए थे? जिसके जवाब में गेसी उन्हें बताता है, वो कहता है कि वहाँ के ओनर की तरफ से मुझे कॉल आया था कि मैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक वहीं भूल गया हूँ, मैं बस उसी को वापस लेने गया था। और बस यहीं पे ही पुलिस वालों को गेसी पे शक हो जाता है, क्योंकि पुलिस वालों ने फार्मेसी के ओनर से पहले ही बात कर ली थी। फार्मेसी के ओनर ने उन्हें यह बताया था कि उन्होंने किसी को भी कॉल नहीं किया था। इसके बाद पुलिस वाले गेसी से एक रिटर्न स्टेटमेंट मांगते हैं, जिसमें गेसी को अपने 11 दिसंबर की हर एक मूवमेंट को लिखना होता है। 13 दिसंबर 1978। पूरा का पूरा शक सिर्फ जॉन गेसी की तरफ को ही जाता है। अब तो पुलिस वालों ने जॉन गेसी के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट भी जारी कर लिया है। इसके बाद वो लोग जॉन गेसी के घर जाते हैं और वहां जाके उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। और जॉन गेसी के घर की तलाशी में बहुत सारे सुराग मिलते हैं। वहां पे बहुत सारे सस्पिशियस आइटम मिलते हैं, और उनमें से कुछ चीजों के नाम मैं तुम्हें बता सकता हूं और कुछ चीजों के नाम नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इससे तुम्हारे भाई का वीडियो डिमोनेटाइज हो सकता है। और आप में से जो लोग भी मुझे एडिशनल सपोर्ट करना चाहते हो, वो लोग मुझे मेरे सुपर थैंक्स यूपीआई पे डोनेट कर सकते हो। जैसा कि तुम लोग ये जानते हो कि पेट्रियन और यूट्यूब की मेंबरशिप में 45% तो ऐसे ही कट जाता है, तो हमारा सुपर थैंक्स यूपीआई वहाँ पे बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें आप कितनी भी छोटी अमाउंट पे कर सकते हो और इसका कोई कमीशन भी नहीं कटता। जॉन गेसी के घर की तलाश में पुलिस वालों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिनमें से कुछ पुलिस वालों के बैजेस होते हैं। उन्हें एक स्टार्टर पिस्तौल भी मिलती है। स्टार्टर पिस्तौल यानी कोई भी ऐसी पिस्तौल जिससे किसी रेस को या किसी भी गेम को स्टार्ट किया जाता है। तुम समझ रहे हो ना? यानी रेस में कहते हैं ना, रेडी 1 2 3 स्टार्ट, बस वही वाली बंदूक। पुलिस वालों को गेसी के बाथरूम में कुछ इंजेक्शन भी मिलते हैं और उनके साथ साथ उनकी निडिल भी। इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ पे बड़े ही अटपटे टाइटल वाली होमोसेक्सुअल किताबें भी मिलती हैं। उन्हें वहाँ पे 7 अश्लील फिल्मों की कैसेटें भी मिलती हैं, और उन्हें मिलती हैं कुछ नशीली दवाइयाँ भी। और इसी के साथ साथ उन्हें बहुत सारे अजीब अजीब से औजार भी मिलते हैं, जिनके बारे में ना ही मैं तुम्हें बताना चाहूंगा और ना ही तुम समझना चाहोगे। तुम समझ सकते हो यार। गेसी के बेडरूम पे इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ पे बहुत सारे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस दिखते हैं, जिसके बाद वो लोग गेसी के लॉन्ड्री रूम में जाते हैं और वहां पे उन्हें कुछ छोटे साइज के अंडरवियर दिखते हैं, जो कि गेसी जैसे मोटे इंसान के पिछवाड़े में तो घंटा ही फिट होते, यानी वो किसी और के ही अंडरवियर थे। इसके बाद वो लोग थोड़ी और खोज करते हैं और वो लोग गेसी के दूसरे बेडरूम में जाते हैं, जहां पे उनको एक कूड़ेदान पे निशान फार्मेसी की रिसिप्ट मिलती है और उसी के बगल में उनको दिखती है एक नायलॉन की रस्सी। अब इसमें पुलिस वालों का शक तो बढ़ना ही था। इसके बाद क्या होना था, पुलिस वाले जॉन गेसी के पीछे ही पड़ जाते हैं और वो लोग अब जॉन गेसी पे सर्विलेंस लगा देते हैं, यानी जॉन गेसी अब उनकी निगरानी में है।
जॉन गेसी अब कहीं भी नहीं जा सकता है। उसकी गाड़ियां जब्त कर ली हैं और उसके पीछे 2 पुलिस वाले छोड़ रखे हैं जो कि उसको मॉनिटर करेंगे। यानी अब हम कह सकते हैं कि जॉन गेसी अब बहुत ही बुरा फंस चुका है। एंड कोइंसिडेंटली उसी दिन इन्वेस्टिगेटर्स को माइकल रोजी की तरफ से एक कॉल आती है। माइकल रोजी एक एम्प्लॉय है जो कि गेसी के अंडर ही काम करता है। माइकल इन्वेस्टिगेटर्स के सामने बहुत ही अच्छे हिंट लेके आता है। वो उन्हें 2 केस के बारे में बताता है जो कि बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं। एक केस होता है गैगरी गोडजिक का, जो कि एकदम से रातों रात गायब हो गया था, और दूसरा केस होता है चार्ल्स हेटुला का, जिसकी बॉडी लोगों को इलिनॉय की नदी में डूबी हुई मिली थी। और ये दोनों केस इसी साल के आसपास भी हुए थे। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास जॉन गेसी के तंबू में बम्बू करने की बहुत बड़ी वजह थी, और फिर ऐसे बहुत सारे मिसिंग लोग थे जिनके सामान इन्वेस्टिगेटर को गेसी के रूम में मिल रहे थे, जैसे कि उनकी आईडी, उनके ड्राइविंग लाइसेंस और भी कुछ छोटे छोटे आइटम जैसे कि अंगूठी या ब्रेसलेट। और उन लोगों ने जॉन गेसी की पूरी जन्म पत्री निकाल दी। और फिर इसके बाद जॉन वेन गेसी का सच उनके सामने आना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स को यह भी पता चलता है कि जॉन वेन गेसी पे पहले से एक बैटरी चार्ज है, जिसमें विक्टिम जेफरी नीगल ने गेसी पे केस किया था। जेफरी ने रिपोर्ट में यह बताया कि पहले तो गेसी ने उसको बहला फुसला के कार में बैठाया, उसके बाद उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाया और उसके बाद उसका रेप किया, और बाद में उसको अपनी कार से फेंकने से पहले उसने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से गेसी पे बैटरी चार्ज का केस लगा हुआ था, जिसमें सजा के तौर पे गेसी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन गेसी सिर्फ 18 महीने की सजा काट के बाहर आ गया। और ऐसा क्यों हुआ ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। इस बार पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए जॉन गेसी की पहली वाइफ के पास जाते हैं। यानी जॉन गेसी की 2 शादियां हुई हैं, इसका मतलब उसकी 2 बीबियां हैं। और वहां जाके उनको जॉन बटकोविच के बारे में पता चलता है, और वो एक 18 साल का PDM एम्प्लॉय था, यानी पेंटिंग, डेकोरेटिंग एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब ये है कि ये भी वहीं काम करता था जहां पे जॉन गेसी काम करता था, यानी ये जॉन गेसी के अंडर काम करता था। और एक दिन ऐसे ही ये भी गायब हो गया। उस वक्त की छानबीन के तौर पे पुलिस वालों को बस बटकोविच की कार मिली थी, जिसमें उसका पर्स था और उसकी चाबियां थी। उसके पिताजी पुलिस को ये बताते हैं कि उसके गायब होने के एक दिन पहले उसने अपने पिताजी को ये बताया था कि गेसी ने उसके 2 हफ्तों के काम के पैसे देने हैं। और उसके एकदम से गायब हो जाने के बाद उसके पिताजी गेसी के पास जाते हैं, जहां पे गेसी उनसे ये कहता है कि आपके लड़के को ढूंढने पे मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपका लड़का कहीं भाग गया है। इसके बाद पिता के जोर देने पे पुलिस वाले गेसी से सवाल भी पूछते हैं, जिसके जवाब में गेसी उनको ये बताता है कि वो मेरे पास आया था, और वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसके 2 दोस्त भी आए थे। उन लोगों ने मुझसे पेमेंट भी मांगी थी और हम लोगों ने उस बात को सेटल भी कर लिया था। इसके बाद वो तीनों जने वहां से चले गए थे। और तब से लेके अगले 3 सालों तक उसके पिताजी ने पुलिस वालों को 100 से ज्यादा बार कॉल किया है ताकि वो लोग गेसी को इन्वेस्टिगेट करें। और यहाँ पे करंट टाइम पे इन्वेस्टिगेटर्स को एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। उन्हें गेसी के रूम में एक मैन वेस्ट हाई स्कूल की रिंग मिली थी, जिसको ट्रेस करने पे उन्हें ये पता चलता है कि ये जॉन एलन जेस की रिंग है। और ये लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में रॉबर्ट पढ़ता था। पूछताछ में जैस की मां ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि जिस अपार्टमेंट पे जैस रहता था उस अपार्टमेंट में जैस के साथ साथ कुछ चीजें भी गायब हुई थी, और उनमें से कुछ चीजें अब जॉन गेसी के घर में मिल रही हैं। 16 दिसंबर 1978 गेसी पुलिस वालों से बहुत ही मिलनसार था। वो जहां भी जाता, चाहे वो बार में जाता या अपने घर में कुछ भी बनाता, तो वो पुलिस वालों को भी इनवाइट करता। वो उनसे कहता कि आओ मेरे साथ तुम भी खाना खाओ। वो उनको ड्रिंक ऑफर करता और उनसे बहुत ही अच्छे से बिहेव करता। लेकिन जब भी पुलिस वाले जॉन से रॉबर्ट के बारे में पूछते तो जॉन उनसे कहता कि देखो भाई, मेरा रॉबर्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम लोग बस मुझ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन बाद में जब यही पूछताछ बार बार चलती रहती है तो जॉन भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो पुलिस वालों पे इल्जाम डालता है। वो कहता है कि तुम लोग मुझे हैरेस कर रहे हो, और अब उसने पुलिस वालों को अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड की धमकियां देना भी शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले माइकल रोजी से इंटरव्यू करते हैं। माइकल रोजी वही इंसान है जिसने पुलिस वालों को 2 मर्डर के बारे में इन्फॉर्म किया था। माइकल ने पुलिस वालों को यह बताया कि जॉन ने उसको जैस की कार बेची थी। जॉन ने उसे यह बताया कि जैस को कुछ पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से उसने उसको एक कार बेची थी। जॉन के द्वारा माइकल को बताई हुई कहानी के हिसाब से जैस को कैलिफोर्निया जाना था और इसी वजह से उसने जॉन को ये कार बेची थी। इसके बाद पुलिस वालों ने जॉन गेसी की कार को एग्जामिनेशन करने की सोची, और जब उन्होंने कार में खोज करनी शुरू करी तो उनको वहां पे ह्यूमन हेयर्स मिले, यानी वहां पे उनको इंसानी बाल मिले।
और फिर उसी शाम को पुलिस वाले ये फैसला लेते हैं कि अब वो जॉन गेसी की कार को इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर इसके लिए वो 3 ट्रेंड जर्मन शेफर्ड कुत्ते मंगवाते हैं ताकि वो कुत्ते ये पता लगा सकें कि क्या इस कार में रॉबर्ट पीस्ट था कि नहीं। जांच शुरू होती है और कुत्ते अपना काम करना शुरू कर देते हैं, यानी वो सूंघना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक कुत्ता जॉन गेसी की पैसेंजर सीट पर जाके लेट जाता है। और ये सब देखकर कुत्तों का हैंडलर इन्वेस्टिगेटर्स को ये बताता है कि इसका मतलब ये है कि इस कार में रॉबर्ट पीस्ट की बॉडी मौजूद थी। और वहीं पे सीन के दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जॉन गेसी एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा है। वो उन दोनों को अपने साथ खाना खाने में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर बातों ही बातों में जॉन उनको अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वो उन्हें अपनी मैरिज लाइफ के बारे में भी बताता है। जॉन उनको अपने बिजनेस के भी बारे में बताता है और इसके बाद जॉन उन्हें बताता है कि वो एक क्लाउन बनता था। और इन सभी बातों में से पुलिस वाले एक बात को रिमार्क कर लेते हैं। वो बताते हैं कि गेसी ने उनसे एक बहुत ही अजीब बात कही। गेसी उनसे कहता है, क्या मैं तुम लोगों को एक मजे की बात बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए। तुम्हें पता है एक क्लाउन ना खून करके भी बच सकता है। सो गाइज, ये था जॉन वेन गेसी का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम इसकी कहानी को पूरा ही खत्म कर देंगे, तो प्लीज़ यार बने रहना, मैं बहुत ही जल्द ही उसकी वीडियो डालूंगा। एंड गाइज हाँ, मैं बहुत सारे वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, तो अगर मेरे कहने किसी के नाम में कुछ गड़बड़ हुई हो तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करना। एंड एक चीज़ तुम्हें जो बतानी थी वो ये है कि जॉन वेन गेसी पे अभी तक कोई भी मूवी नहीं बनी है। ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी और नेट से कुछ रिसर्च किया और जो भी था उसको अपने तरीके से मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे इसके दूसरे एपिसोड पे।